डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर की इस क्लास में, जो कि रेक्टिफायर सीरीज की 4th क्लास है, इसमें हम फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी, रिपल फैक्टर, देन वोल्टेज रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे एंड फाइनली हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का एक कंपैरिजन करेंगे। जो हमारी रेक्टिफायर की लास्ट 1 क्लास थी, उसमें मैंने सेंट्रल टेप फुल वेव रेक्टिफायर को स्टार्ट किया था। फुल वेव सेंट्रल टेप जो रेक्टिफायर है, इसके अंदर हमने एक स्पेसिफिक ट्रांसफार्मर काम में लिया जो सेंट्रल टेप है, क्योंकि यहाँ पर पूरे फुल वेव के लिए हमें आउटपुट मिल रहा है, इसलिए हमने उसको फुल वेव रेक्टिफायर कहा। लास्ट क्लास में जो वैल्यूज हमने निकाली थी कि भाई सेकेंडरी का आधा पार्ट ईएम डायोड पे अवेलेबल है, वहाँ ईएम क्या होगा, डीसी करंट क्या है, डीसी वोल्टेज क्या है और आईआरएमएस क्या है, ये सब मैंने आपके सामने यहाँ लिख रखा है पहले से। अब हम इसके आगे बात दक्षता की करते हैं। देखिए, पहले ही हम हाफ वेव रेक्टिफायर के समय दक्षता को परिभाषित कर चुके हैं। किसी भी रेक्टिफायर की दक्षता का मतलब है कि आउटपुट में जो डीसी पावर होगी, उसमें जो इनपुट एसी पावर है उसका डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय 100% करते हैं तो हम उसकी दक्षता ज्ञात करते हैं, यानी पीडीसी अपॉन पीएसी मल्टीप्लाइड बाय 100% विल गिव एफिशिएंसी। नाउ पीडीसी की अगर बात करें तो पीडीसी हमारे पास होती है I² डीसी इंटू RL, क्योंकि हमें आउटपुट मिल रहा है लोड पे, तो हमारे पास ये हो गया I² डीसी इंटू RL। यहाँ IDC है 2IM अपॉन पाई, इसका स्क्वायर इंटू RL इज 4IM स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू RL। ये हमारे पास डीसी पावर है एक फुल वेव रेक्टिफायर की। हाफ वेव रेक्टिफायर में से ये 4 टाइम्स है। नाउ एसी पावर की बात करें तो एसी पावर हमारे पास आएगी I² RMS मल्टीप्लाइड बाय R प्लस RL। टोटल रेजिस्टेंस R प्लस RL है। I² RMS की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो यह आ जाएगा IM² बाय 2 R प्लस RL। इस तरह से ये हमने इन दोनों की वैल्यूज यहाँ रखी। अगर मैं पीडीसी और पीएसी का मान यहाँ पे रखूँ तो एफिशिएंसी का मान आ जाएगा 4IM² अपॉन पाई स्क्वायर इंटू RL, दैट इज डिवाइडेड बाय IM² बाय 2 R प्लस RL इंटू 100%। देखिए, IM² कैंसिल हो जाएगा और IM² कैंसिल हो जाएगा और इसको रीअरेंज करता हूँ तो ये आ जाएगा 8 अपॉन पाई स्क्वायर RL अपॉन R प्लस RL। अगर मैं RL से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 8 अपॉन पाई स्क्वायर, रीअरेंज करा है मैंने तो ये आ जाएगा 1 प्लस R अपॉन RL इंटू 100%। इस तरह से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। एक कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 9.81 होती है, 100% इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 81.2% डिवाइडेड बाय 1 प्लस R अपॉन R। यहाँ पर एफिशिएंसी का फॉर्मूला फाइनली जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो लगभग हाफ वेव रेक्टिफायर जैसा है। फर्क इतना सा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में यहाँ जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ रहा था वो 40.6% है, उससे जस्ट डबल है। मीन्स फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी इन नॉर्मल केस हाफ वेव रेक्टिफायर से जस्ट डबल है। अगर मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करता हूँ तो यह आ जाएगी 81.2%। मीन्स फुल वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी 81.2% होगी, तो ये एक्यूरेटली 81.2 नहीं हो सकती। नॉर्मली प्रैक्टिकली 78-79% होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर मैक्सिमम के लिए R को नेग्लिजिबल माना है, जबकि R नेग्लिजिबल नहीं होता है, सर्किट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। इस तरह से हमने यहाँ पर सबसे पहले आज की क्लास में दक्षता को निकाला है। दक्षता से स्पष्ट है कि अर्ध तरंग डिस्टकारी के मुकाबले पूर्ण तरंग डिस्टकारी की दक्षता लगभग दुगनी या ऑलमोस्ट डबल है।
तो पहले पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये बेटर लगता है। फिर भी किसी रेक्टिफायर को कैरेक्टराइज करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज रिपल फैक्टर। मीन्स उसका उर्मिका गुणांक क्या है। अगर उर्मिका गुणांक को देखेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि रिपल फैक्टर से हम जस्टिफाई करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जिसका रिपल फैक्टर कम होगा वो उतना बेटर रेक्टिफायर है, क्योंकि रेक्टिफायर में जो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना है कि आउटपुट में स्मूथनेस होनी चाहिए। उस पल्सेटिंग डीसी में एसी कंपोनेंट ऑलमोस्ट जीरो की तरफ जाना चाहिए। तो अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर के रिपल फैक्टर की बात करता हूँ तो देखिए हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे काम में लेंगे। हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के समय एक रिपल फैक्टर का एक्सप्रेशन निकाला था। वो रिपल फैक्टर का एक्सप्रेशन था आई स्क्वायर RMS अपॉन आई स्क्वायर DC -1 का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमने एक निकाला था जो किसी भी रेक्टिफायर के लिए ट्रू है, चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफायर हो, चाहे फुल वेव रेक्टिफायर हो, चाहे रेक्टिफायर विद फिल्टर्स हो। तो हमने एक एक्सप्रेशन इसको डायरेक्ट यहाँ यूज करेंगे। हमारे पास यहाँ पर आई स्क्वायर RMS की अगर वैल्यू देखें तो ये आ रही है IM²/2। आप देखिए अभी हमने यूज की थी यहाँ पे IM²/2 और इसकी वैल्यू आ रही है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4IM² अपॉन π² -1 की पावर हाफ। अब इसको रीअरेंज करता हूं तो रिपल फैक्टर में IM² कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा π² अपॉन 8 -1 और उसकी पावर हाफ। π² की रफली वैल्यू 9.8 है। इसको जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 1.24 के आसपास आएगा, 1.23 आएगा। देन उसमें से -1 करेंगे, जो क्वांटिटी आएगी इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका रिपल फैक्टर ऑलमोस्ट 0.48 आएगा, यानी रिपल फैक्टर इसका 48% आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने बार बार कहा रिपल फैक्टर ही किसी डिवाइस की यूटिलिटी को बताता है। हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर 1.21 था, इसका रिपल फैक्टर 0.48 है। हाफ वेव रेक्टिफायर के रिपल फैक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा था कि वहां पर जो एसी पावर है आउटपुट में वो डीसी पावर से ज्यादा है, लगभग 20% ज्यादा है। यहाँ रिवर्स है, यहाँ पर नॉर्मल वे में बिना किसी फिल्टर के फुल वेव रेक्टिफायर में जो एसी कंपोनेंट है वो डीसी कंपोनेंट का हाफ से भी लेस है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन से देखें तो हाफ वेव के मुकाबले स्ट्रेट फॉरवर्ड फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर मच बेटर है, बट दैट इज 0.48। अगेन मैं कहूँगा ये कोई बहुत अच्छा रेक्टिफायर नहीं है। 0.48 नॉर्मल केस में हम भले यूज कर सकते हैं जहाँ हमें ट्रांजिस्टर चलाना है, रेडियो चलाना है, बट जो हमारी प्रिसाइज डिवाइसेज हैं, जस्ट मोबाइल का चार्जर है या हम कंप्यूटर के CPU को सप्लाई देना चाहते हैं, वहाँ इतने ज़्यादा रिपल फैक्टर के साथ यूज करेंगे तो डिवाइस खराब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसी डिवाइस चाहिए जिसका रिपल फैक्टर कम हो। आगे की क्लासेस में हम विद फिल्टर्स इन रेक्टिफायर्स को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि रिपल फैक्टर किस तरह से रिड्यूस होता है। तो इस तरह से हमने दक्षता और रिपल फैक्टर को डिस्कस किया। नाउ हम वोल्टेज रेगुलेशन की बात करते हैं। वोल्टता नियमन, किसी डिवाइस का वोल्टता नियमन लास्ट क्लासेस में हमने डिफाइन किया था V नो लोड माइनस V फुल लोड अपॉन V फुल लोड इंटू 100%। जिस भी डिवाइस का वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज में कम है दैट वन इज बेटर। अगर नो लोड और फुल लोड वोल्टेज इक्वल हो जाए, यानी लोड बढ़ाने पर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन ना हो, तो वो सबसे आइडियल डिवाइस है, यानी उसका वोल्टेज रेगुलेशन 0 होगा। नाउ फुल वेव रेक्टिफायर के लिए अगर बात करें तो देखिए फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हमने बात करते हैं EDC था 2EM RL अपॉन पाई R प्लस RL। जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पे R से ऐड करते हैं और R से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसका हमें जो बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि पहली डिवाइस हमारे पास आ जाएगी 2m/पाई 1 माइनस R अपॉन R प्लस R, यानी हम DC जो वोल्टेज है, जो हमारे पास DC अवेलेबल है, उसको हम दो टर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। 2EM अपॉन पाई, दिस इज जस्ट लाइक अ DC सोर्स, और साथ के अंदर 2 इस पूरी
को हम वर्कआउट करते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं ये हमारे पास पूरी टर्म अपने आप में IDC, आप चेक कर सकते हैं EM अपॉन पाई, यहाँ वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ तो ये पूरी टर्म IDC हो गई। इस तरह से मेरे पास जो हमारे फुल वेव रेक्टिफायर है उसके अंदर इसके दो हिस्से आ रहे हैं। एक हिस्सा आ रहा है बैटरी का, दूसरा हिस्सा जस्ट इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। मींस हम ये कह सकते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो अपने आप में एक ऐसा सोर्स है जिसके अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है R के इक्वल, और वहां पर एक बैटरी है और उससे हमें आउटपुट में लोड मिल रहा है। इस बैटरी की वोल्टेज हो गई 2EM अपॉन 5। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये सारा काम हाफ वेव रेक्टिफायर के समय कर चुके हैं, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज कम हो रही है। अब अगर हम नो लोड की कंडीशन में देखें, फुल लोड में तो EDC है ही, अगर मैं V नो लोड की बात करता हूं तो नो लोड हो जाएगा 2EM अपॉन 5। यहाँ पे हम डायरेक्टली कह सकते हैं R की वैल्यू जितनी कम होगी, R मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जिसके अंदर डायोड्स का रेजिस्टेंस है, ट्रांसफार्मर का सर्किट का रेजिस्टेंस है, ये जितना कम होगा उतना यहाँ पर फ्लक्चुएशन कम होगा। अगर ये टर्म 0 हो जाए तो डेफिनेटली V नो लोड और V फुल लोड इक्वल हो जाएंगे और हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन सबसे आइडियल होगा, दैट विल बी 0। बट प्रैक्टिकली बात करें R 0 नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में अगर वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन V नो लोड हो गया 2EM अपॉन 5 माइनस फुल लोड दैट इज 2EM अपॉन 5 माइनस IDC R डिवाइडेड बाय 2EM अपॉन 5 माइनस IDC R। फॉर्मूला V नो लोड माइनस V फुल लोड अपॉन V फुल लोड। आप देखिएगा ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाती है, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा IDC R अपॉन 2EM अपॉन 5 माइनस IDC R। अब मैं यहां पर इस वाले एक्सप्रेशन से EM की वैल्यू रख देता हूं, यहां से ले लेते हैं अपन, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2EM अपॉन 5, ये हो जाएगी IDC R प्लस RL माइनस IDC R। अब यहाँ पे देखें IDC कॉमन लेने से कैंसिल हो जाता है, बाकी टर्म बच जाएगी R अपॉन R प्लस RL माइनस R, दैट इज R। यानी वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला वही आ रहा है जो हाफ वेव रेक्टिफायर में था। तो फर्स्ट साइड से ऐसा लगता है कि वोल्टेज रेगुलेशन फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर में इक्विवेलेंट है, बट प्रैक्टिकली फुल वेव रेक्टिफायर का वोल्टेज रेगुलेशन हाफ वेव रेक्टिफायर से कम होता है। उसका रीजन है यहां हमने जो R लिया है वो सर्किट का रेजिस्टेंस है। देखिए, जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं वहां पर एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है, वहां पर एक डायोड होता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर 2 डायोड होता है। ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स कंपैरेटिवली डबल हो जाते हैं, इसलिए इफेक्टिवली ये रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो कुछ हद तक फुल वेव रेक्टिफायर का वोल्टेज रेगुलेशन हायर होता है। नाउ अगर हम बात करें तो अभी तक के हमने 3 टॉपिक आज डिस्कस करे। एफिशिएंसी फुल वेव रेक्टिफायर की बेटर है, रिपल फैक्टर फुल वेव रेक्टिफायर का बेटर है, वोल्टेज रेगुलेशन स्लाइटली फुल वेव रेक्टिफायर का हाफ वेव रेक्टिफायर से कम है। अब एक और इंपॉर्टेंट फिनोमिना आता है, दैट इज पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब है कि जब हमारा पीएन जंक्शन डायोड नॉन कंडक्टिंग स्टेज में होता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो उसकी जो पीक वैल्यू वो PIV कहलाती है, पीक इनवर्स वोल्टेज। हाफ वेव रेक्टिफायर में जब हम EM दे रहे थे, EM sin ओमेगा t देते हैं, तो उस कंडीशन में डायोड अगर नॉन कंडक्टिंग स्टेज में है तो उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप का जो पीक था वो EM था। तो याद कीजिए PIV उस समय EM था।
लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में अगर हम बात करें तो जब डायोड नॉन कंडक्टिंग स्टेज में होता है तो उसके अक्रॉस EM प्लस EM, क्योंकि सेंट्रल टेप के कारण ऊपर के हिस्से भी वोल्टेज ड्रॉप EM है और नीचे में भी EM है, पीक साइड की बात करता हूं, तो यहाँ पर पीक इनवर्स वोल्टेज 2EM होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पर अगर हम किसी डायोड को यूज कर रहे हैं तो उसकी PIV डबल होगी। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर में PIV EM थी तो यहाँ PIV 2EM होगी। मीन्स हमें एक ऐसा डायोड चाहिए जिसकी टॉलरेंस हाफ वेव रेक्टिफायर से डबल। आज की क्लास का लास्ट हम दोनों को जरा कंपैरिजन करते हैं, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। डेफिनेटली हाफ वेव रेक्टिफायर एफिशिएंसी बहुत कम है, लगभग 40%। फुल वेव रेक्टिफायर एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, लगभग डबल है, 79-80%। हाफ वेव रेक्टिफायर क्योंकि आधी वेव में मिल रहा है, फुल वेव पूरी में मिल रहा है। हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर 1.21 है जो साफ रिप्रेजेंट कर रहा है, AC कंपोनेंट ज्यादा है। फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर 0.48 है जो साफ हमें बता रहा है कि DC कंपोनेंट ज्यादा है, AC कंपोनेंट कम है। वोल्टेज रेगुलेशन दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, अगर माइन्यूट लेवल पे देखें तो फुल वेव का थोड़ा सा कम है। बट एक बड़ा ड्रॉबैक आता है, वो ये है कि फुल वेव रेक्टिफायर में हमें जो डायोड लेना है काम में, उनकी PIVs हाफ वेव रेक्टिफायर से डबल होनी चाहिए। से हाफ वेव रेक्टिफायर में हम 6 वोल्ट का डायोड काम में ले रहे हैं तो हमें यहाँ पर 12 वोल्ट का काम में लेना पड़ेगा, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा होती है। तो यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर के केवल ब्रॉडली अगर बात करें तो 2 ही ड्रॉबैक है। पहला, इसमें सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर काम में लेना पड़ता है। दूसरा, इसके अंदर हमें जो डायोड यूज करने होते हैं उनकी PIV डबल होती है, यानी सिमिलर सर्किट में हाफ वेव रेक्टिफायर का जो डायोड है उससे डबल टॉलरेंस का डायोड हमें यहाँ चाहिए होता है। ये इसका एकमात्र 2 छोटे छोटे से ड्रॉबैक है, बट नेचुरली फुल वेव में अवेलेबिलिटी है इसलिए बेटर है। किसी भी कंडीशन में डायरेक्टली हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर हम सर्किट में यूज नहीं कर सकते हैं। इनमें AC कंपोनेंट कम करने के लिए हम स्मूथिंग फिल्टर्स काम में लेते हैं, जिसके बारे में हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में यहाँ वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू।